अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। गर्ल्स हमने यहाँ तक क्वेश्चंस किए थे ना, इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में। कौन से थे, कुछ बता सकेंगे? मैंने आपको 33 और 34 भी दिया था। अच्छा, आप लोगों ने कर लिया है, कोई इश्यू तो नहीं आया इसमें? मैम 34 में इशू आ रहा था। कौन सा पार्ट? मैम 34 वाला नहीं हुआ। 34 का कोई भी पार्ट नहीं हुआ? ए वाला पार्ट मैम। ए वाला पार्ट, चले ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। अच्छा, थर्टी फोर में ए पार्ट में है, अ बॉक्स कंटेन्स 4 बैड एंड 6 गुड ट्यूब्स। यानी हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक हम कह रहे हैं कि वो बैड है और दूसरा उसके साथ गुड है, ठीक है। और टोटल में कितना हो जाएगा बैड और गुड को मिला के, उसके लिए हम लिख देते हैं कि ये टोटल का एक क्राइटेरिया, ठीक है। टोटल जो इसके बॉल्स हैं, तो बैड कितने हैं, बैड के नीचे हम लिख लेते हैं 4, ठीक है, 4 आर बैड। और गुड कितने हैं भैया 6, तो टोटल आपके पास फिर हो जाएंगे 10, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, 2 आर ड्रॉन। जो ड्रॉन होता है उसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं, ठीक है। 2 आर ड्रॉन, किसी से भी कर सकते हैं लेकिन बहरहाल हम आर यूज कर रहे हैं, तो 2 सेलेक्ट हो गए। अब प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास बेसिक है कि आपके पास एन ऑफ सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम इसमें कॉम्बिनेशन, हमने 3 मेथड्स पढ़े थे ना, मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ज़्यादातर केसेस में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, इसलिए कि अभी आप देखें कि 10 में से कोई से 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, और कोई से 2 है, कोई उसने ये नहीं कहा कि एक ब्लैक होना बैड होना चाहिए, एक गुड होना चाहिए, दोनों गुड होने चाहिए, दोनों बैड होने चाहिए, कुछ भी नहीं कहा, बस 2 आर सिलेक्टेड। तो जो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स होंगे वो कैसे बन सकते हैं, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, क्योंकि 10 बॉल है, 10 आपके पास ट्यूब्स हैं, तो आप बनाना चाहें सैंपल स्पेस तो बना लें, और जब उसको काउंट करेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, तो वो उतने ही होंगे जितने हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। ये फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये है 10C2, ठीक है, 10C2 के टोटल आपके पास 10 है, और इन 10 में से यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए जी, अब कैलकुलेटर्स आपके हाथ में है, 10C2 का आंसर मुझे बताएं कि कितना आता है। ये बता ना, 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में एक और आएगा 10 - 2 यानी 8 फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए या आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली लिख लें 10C2, तो आपका एक रिजल्ट आ जाएगा, वो हमने n ऑफ s में लिख दिया, ठीक है। उसके 45 मैम। 45, यस मैम। 45। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा इवेंट क्या है। इवेंट है 34 के ए पार्ट में, 2 आर ड्रॉन, one of them is one of them क्या लिखा हुआ है, is tested होगा and found to be good, यानी कि आपको बता दिया है उसने कि एक तो गुड है, यानी कि एक इवेंट 2 निकालने हैं ना, एक एक करके। जब पहला निकाला उसको हम कह देते हैं फर्ज क्या, वो ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1 is good,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ए को डिफाइन कर लेंगे, दैट ए बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड ट्यूब इज गुड। अच्छा, अब गुड की ये हम ए की जगह जी भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ताकि हमें वो वहां से क्लियर हो जाए कि क्या आपका है। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी गुड की, ऊपर आएंगे हमारे पास गुड कितने हैं टोटल, 6। हाँ, मैम बच्चों को ना ऐड कर ले क्लास में। ओहो थैंक यू बेटा, काफी बच्चे आए हुए हैं। चले, अच्छा 6 हमारे पास टोटल है, तो हम ऊपर लिखेंगे 6 यानी गुड में से हमने 1 निकालना है, ठीक, और नीचे क्या आएगा आपके पास, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस कितना है 45। जब एक गुड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे आएगी, साथ क्या आएगा, एक गुड आया तो दूसरा, हाँ जी, चले ऐसे 10 ही लिखना चाहिए, एक मिस्टेक मैं कर रही हूँ यहाँ पे, वो ये कि 10C1 हमने एक ही निकालना है ना, तो हम लिखेंगे 6C1 10C1, 10 कहाँ से आया टोटल, ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि 1 सिलेक्टेड ट्यूब इज गुड, तो क्या आएगा इसका आंसर 6/10 यानी कि 0.6। इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आ गया 0.6। अच्छा, अब आपके पास दूसरा इवेंट क्या है, यहाँ पर इसी स्टेटमेंट पर पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर वन इज आल्सो गुड, ठीक है, अब हमारी पास प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर वन को अगर हम कह दें बी, तो बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं गिवन दैट ए अकर कर चुका है और हमें पता है कि वो क्या है, गुड है, ठीक है, ऐसे। अब आपने इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आया हुआ आपके पास 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, बोथ आर गुड, ये मतलब है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन देखें जो इसका फॉर्मूला है तो वो क्या है, कोई बता सकता है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि बोथ ए बी गुड बी भी गुड, ठीक है, और ए और बी गुड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो होना ही नहीं चाहिए, जो इसके डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी, ये डिनोमिनेटर में ए है तो फिर ए ही आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा जी, इंटरसेक्शन फाइंड कैसे करेंगे, बताएं जी, ओहो सॉरी भूल गया, अच्छा कैसे करेंगे जी, ए इंटरसेक्शन बी मैंने पूछा कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इस तरह कैलकुलेट करेंगे, चले मैं आगे करती हूँ, इस बुक को पहले मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि हमें आसानी से नजर भी आ जाए। चलिए इसके लिए मैं भी करती हूँ, माइनस कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर, चलो थोड़ी सी स्पेस बन गई ना, यहीं पर हम लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड नहीं है हमारा, आज व्हाइट बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है। इंटरसेक्शन बी का मतलब है हमारा 2 ब्रैकेट्स आएंगी, सॉरी एक ब्रैकेट आएगी कि 6 गुड है और इसमें से दोनों के दोनों ही क्या निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, गुड, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 62 डिवाइडेड बाय 45, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा पॉइंट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट जो कि कितना है 0.6। और 0.6, ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम अगली क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ और बच्चे हैं तो भी एडमिट कर लिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है वो इसमें है, ओहो ज्यादा बड़ा हो गया, चले, अच्छा मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, थर्टी 34 का ए पार्ट है, बी पार्ट हो गया था आप लोगों का, बी पार्ट हो गया था बच्चों,
बी पार्ट की स्टेटमेंट देखें क्या है। बी पार्ट है इफ टू बैलेंस डाइस आर रोल्ड फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स, ठीक है जी, सम ऑफ डॉट्स विल बी, ओहो, विल बी के बाद पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट इट इज ऑड, विल बी देखी थी, मेरे पास हार्ड बुक अभी नहीं है, चलिए मैं कल से ना हार्ड बुक भी जरा रख लूंगी अपने सामने, ताकि ना जो पेज है उसमें से हम एक्चुअल में वे स्टेटमेंट भी देख लें कि वो क्या लिखी हुई है। ठीक, अच्छा, अब आप देखें कि वो वाली हमने लेकर आनी है सैम्पल स्पेस। अगर हम उसको लिख लें विल बी 7 समझ लें, ठीक है, सम ऑफ डॉट्स विल बी 7 गिवन दैट इट इज ऑड, या 6 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपनी उस सैम्पल स्पेस में, ताकि हम इस क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, गिवन दैट के बाद ऑड है और विल बी, सम विल बी 6, ठीक। अब हम यूं करते हैं, सैम्पल स्पेस लेते हैं जो 2 की डाइस की बनी हुई होती है, जिसमें 36 आउटकम्स हमें नजर आते हैं, ठीक है। हमने वही वाली सैम्पल स्पेस अपने सामने रखनी है और फिर हम इसको देखेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा भी कर लेती हूँ इसको, ठीक है क्या। कितने पीछे है भाई, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल, ये रही बिल्कुल सामने आ गई, ठीक है। अब आप देखें कि सम इज 6, तो कितने ऐसे हैं जिसमें सम 6 आ रहा है, चलिए जी निकालें, हाईलाइट करते 7 हैं। था, सम 7 था। 7 था, चलो ठीक है, सम इज 7, मुझसे एक्चुअली रीड नहीं हो रहा था। 6 आ रहे, 6 में आ रहे। अच्छा, जिसमें 7 है, एक ये है, ये है, ये इधर, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कितने टाइम्स है जिसमें सम 7 है, 6 टाइम्स। और गिवन दैट की बात क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ठीक है ना, सम इज ऑड। इन सब में जो यहाँ पर मौजूद है, इसमें आधों का सम जो है वो ऑड होगा और आधों का सम क्या होगा, इवन होगा, यानी 18 का है, ठीक है। तो अगर हम मैं इसको ऐसे लिखूं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ऐसे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ठीक है, ऑड, तो 18/36 आएगा। मैंने ओ ही इसका इवेंट रख दिया, ठीक है, इवेंट क्या है, ओ ही रख दिया, ए भी रख सकते थे, मैंने ओ रख दिया। ये कितनी आएगी, 18/36, ये बात समझ आ गई सबको, 18 कैसे आया। अच्छा, और अब आपने देखना ये है इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, और इसको हम कह देते हैं दूसरा इवेंट, जो कि सम से रेलिवेंट है, इसको हम एस कह देते हैं, सम इज 7, ठीक है। तो अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, अगर निकालें तो सम 7, तो वो निकल आएगी 6/36, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सम 7 भी हो और इंटरसेक्शन यानी कि वो ऑड भी हो। तो वो अब आप मुझे बताएं कितने होंगे, ये बात फिर समझ आई। सम इज 7, आपने कहा वो केसेस कितने हैं, 6, सम में 7, इसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 7 एस, तो वो ज़ाहिर है 6/36 होगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। 1/6 बन जाएगा ना, 6/36 यानी कि 1/6। अब 1/6 जो है वो उसका फायदा नहीं है, हमें चाहिए कि वो सम 7 भी हो और टोटल ऑड भी हो। मैम वो सारे के सारे ही ओड है तो 6 आएगा। 6/30। हाँ, यानी कि दोनों क्राइटेरिया आपने इसमें देखने हैं, गिवन दैट, गिवन दैट के बाद ये लिखा था, गिवन दैट क्या ऑड, इट इज ऑड, सम इज ऑड, क्या था स्टेटमेंट में। किसी और के पास भी बुक है, चलो मैं ही जाके देख लेती हूँ, अगर कोई देख सकता है बुक में से तो मुझे देख के बताए क्या लिखा था, गिवन दैट क्या ऑड हो। नहीं पता, सम इज ऑड। सम इज ऑड,
इसलिए मैं कहती हूँ। और वो 7 किसको ने पढ़ा था कि सम जो है वो 7 था? मुझे ना स्टेटमेंट में थोड़ा सा इशू लग रहा है। मैं मैम दोबारा, ब्लर हुआ था, आपने कहा था ना ब्लर हुआ था, 7 लिखा हुआ था। हाँ 7 ही था, वो कंफर्म है। चलो मैं जरा एक बार यस दोबारा, मैम, आपने ब्लर हुआ था। हाँ ब्लर तो था, ये तो कंफर्म है। चलो यूं करती हूँ, हमने सोल्यूशन तो सामने लिखा ही, वरना सैंपल स्पेस हमने देख ली कि इस तरह की होती है। अब मैं यूं करती हूँ, जरा जल्दी से ना दोबारा स्टेटमेंट की तरफ हम चले जाते हैं ताकि उसको मजीद देख लें। ये 20 हो गया, ये 7 चैप्टर आ गया, ये 25 है, ये 38 है, तो 34% था ये वाला। If two balanced dice is rolled, the conditional probability that sum of dots will be 7, given that it is odd. It is odd. क्या है? It is odd. Sum of dot will be 7. तो 7 तो odd ही होता है, given that it is odd. कुछ स्टेटमेंट मुझे क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम जितनी की क्लियर हो रही है उतना मुश्किल ही नहीं है। सम इज 7 एंड ऑड, तो सारे के सारे ही होंगे। इसका आंसर आ जाएगा 6/36, 6/36। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें डिनोमिनेटर क्या रखना होता है? डिनोमिनेटर रखना होता है जो ऑड का आएगा, गिवन दैट इट इज ऑड, गिवन दैट इट इज ऑड। ऑड कितने हो गए? नीचे हम लिखेंगे 18/36, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1/18, तो 6/18 और 1/3। इसका आंसर बुक में चेक करें तो इसका आंसर होना चाहिए 1/3। तो ठीक है, ऐसे ही होगा ये। ठीक, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें इसका आंसर क्या है? 1/3 है। अब आप बताएं मुझे, अगला क्वेश्चन हो गया था? हर क्वेश्चन मैंने ही करना है क्या? कुछ आपने भी तो ट्राई किया होगा। कि नहीं किया? Conditional probability is very very important and comparatively it's a difficult concept. आपको इसको मजीद जरा ज़्यादा फोकस करना है, इसकी एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी है, इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका सी पार्ट हो गया था, कर लेंगे कि नहीं? In a firm 20% मैम of नहीं हुआ था। the 20% of the employees have क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग ही होगा। अकाउंटिंग बैकग्राउंड, हाँ ठीक है, अकाउंटिंग बैकग्राउंड यानी कि वो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हमने पढ़ा होगा। While 5% of the employees are executive and have accounting background, if an employee has accounting background, what is the probability that employee is an executive? ठीक है जी, अगर हम कहें कि जी इसके स्टेटमेंट में एग्जैक्टिव के लिए हम ई ले लेते हैं और उसके लिए हम अकाउंटिंग के लिए हम ए ले लेते हैं इवेंट, ताकि हमें वो आसानी से लिख भी सकें। अब उसमें है कि अकाउंटिंग कितने बंदों को आती है? 20%, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग ए, तो कितना हुआ? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2। ओहो सही हुआ। अब मुझे बताएंगे एग्जैक्टिव का क्या होगा? एग्जैक्टिव कितने एग्जैक्टिव हैं? क्या दिया 5। हुआ है? 5% employees are executive and have accounting background, यानी कि एग्जेक्टिव भी हैं एंड अकाउंटिंग। ठीक है, मेरी बात समझे मैंने क्यों ऐसे लिखा है? एंड अकाउंटिंग, यानी कि दोनों उनमें क्राइटेरिया कि एग्जेक्टिव पोस्ट भी उनके पास है और उनके पास बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग का भी है। वो कितने हैं? सिर्फ 5%, 0.05 बनेगा। ठीक है, 0.05। अब मुझे बताएं कि फाइंड क्या करना है।
व्हाट इफ एन एम्प्लॉई हैज अकाउंटिंग बैकग्राउंड, इफ इसका मतलब है ये आपके पास गिवन दैट की कंडीशन है, यानी कि ये कंडीशन दी हुई है, तो अकाउंटिंग आपकी नीचे आ गई। ठीक है, जो चीज इंफॉर्मेशन हमें पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, उसको हमेशा हम गिवन दैट में लिखते हैं, यानी कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और वो क्या है कि एम्प्लॉय हैज अकाउंटिंग बैकग्राउंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी अगर मैं यहाँ लिखूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एग्जेक्टिव, यानी कि ई की फाइंड करनी है हमने, ई की, गिवन दैट इट हैज ही हैज अकाउंटिंग बैकग्राउंड। ठीक है, तो इस तरफ मैं क्या लिखूंगी, कोई बताएगा? E over A। बिल्कुल ठीक जी, ई ओवर ए। इसे ओवर नहीं बोले तो अच्छे से गिवन दैट बोले। ठीक है, एग्जैक्टिव ओके होना मैम। है, ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये कि उसके पास अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है। चूंकि वो छोटा सा लिखना था, वो ई कैंसिल ही हो गया है, मैं बात करी थी मेरे पास। चलो, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है 0.05 और नीचे लिखेंगे 0.2। तो अब आपने वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, यहाँ पर ई की, ई इंटरसेक्शन ए कर लेंगे आगे से। ठीक है, ई इंटरसेक्शन ए, दोनों के आंसर ही सब्स्टिट्यूट करने हैं ना इसमें। ओहो, 0.25 आंसर आ गया मैम। ओके चलो, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना बना? 25%। ठीक है, 25%। क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हर चीज परसेंटेज में दी हुई है ना, तो आपको आंसर भी किस में देना है, परसेंटेज में। ठीक है, कोशिश करेंगे, अदरवाइज 0.25 लिखेंगे तो फाइन, ओके। लेकिन अच्छी बात यही होती है कि जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आंसर में भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए 35। मेरा ख्याल है आपके ऊपर ना डाल दूं कि कुछ खुद भी कर लें, आज तुमने 34 के तीनों पार्ट क्लास में कर लिए। अच्छा, उसके बाद 30 आपने आज ना सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस करके आने हैं, 35 एंड 36। ठीक है, क्या भी कुछ देख लें? ओके मैम। आप ट्राई कर लेना ना, फिर हम नहीं तो क्लास में कर लेंगे। अच्छा, अब देखते हैं अगला टॉपिक, हम अपनी बुक में से देख लें, अपने सिलेबस में से देख लें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इसी तरह के क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इंडिपेंडेंट थ्योरम्स। ठीक है, उसको हम उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट थ्योरम मैंने आपको बताया था ना कि कैसे बनता है। मैम जी बेटा। मैम ये जो 34 6.34 के जो कंडीशन बी है, उसमें हमने 7 दिया था, इट टू बैलेंस डाइस आर रोल्ड, तो इसमें तो कहीं भी उन्होंने 7 का जिक्र ही नहीं किया। ठहरो ठहरो, वापस जाते हैं, अभी स्टेटमेंट थोड़ी सी नजर आ रही है मुझे। ये if two balanced dice are rolled, find the conditional probability that sum of dots will be 7। हाँ, क्या हुआ, क्या नहीं दिया? मैम यहाँ पे ब्लर है, स्टेटमेंट में मुझे नजर नहीं इश्यू आ लग रहा। रहा है, इसलिए कि सम हाँ ऑफ जी मैम, डॉट्स विल बी 7। आप कहते हो 7 है, तो वो डायगोनल में बनते थे सारे, वो हमने हाईलाइट कर दिया कि सम जो है वो 7 है। गिवन दैट इट इज ऑड, इट इज ऑड से सम नहीं लिखा हुआ, इट इज ऑड। आपको ये पता है, 2 नंबर्स इवन नंबर्स मिले हैं तो उसका सम तो इवन होता है, 2 ऑड मिले हैं तो उसका सम भी इवन होता है, एक ऑड और एक इवन मिले तो ही उसका सम ऑड होता है। ये यस बात मैम। समझ है ना? गिवन दैट इट इज ऑड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इट इज ऑड का क्या मतलब है। वो अगर हम 7 देख रहे हैं तो 7 तो ऑड ही ऑड है हर एक में। इसका आंसर आपने निकाला है, पीछे से सही नहीं आ रहा है, इसके आंसर देखा है अपने बुक में से? इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट मैम है। ये समझ नहीं आ रहा था हाँ जी हाँ मैम, ठीक है, ये ना 7 में बहुत ब्लर, पता नहीं चल रहा ये 7 ही लिखा है या नहीं। हाँ अगर हम इसको 7 ही समझ लें, फर्ज किया ये 7 ही समझ लें, ये जो लिखा हुआ है, अगर जी ये मैम। 7 है तो डायगोनल में आपके पास सारे जी एलिमेंट्स थे जिनका सम 7 आ रहा था। ठीक है ना? और जी वो हाँ, जी अब उसने कहा गिवन दैट इट इज ऑड, इट इज ऑड का मतलब है कि क्या सम इज ऑड, तो ऑब्वियसली सम तो 7 है और 7 ऑड ही है, तो फिर इसका मतलब यस है कि वो मैम। सारों का सम कह रहा है इट इज ऑड, इसका मतलब है 18/36 हो गया कि सारे सम्स जो है वो ऑड हो। ठीक है,
तो वो ऑड भी हो और सम 7 भी हो, तो वो इसलिए मैं कहती हूँ 7 सम इज 7, तो वो ऑलरेडी ऑड है, तो इनका इंटरसेक्शन भी वही आएगा 6/36। अगर ये मैम इसका इंटरसेक्शन भी वही आएगा फिर, वही आएगा ना। 6/36। हाँ, हाँ जी। अगर वो सम इज ऑड लिखे तब भी 36 आएगा, 6/36 आएगा। और इंटरसेक्शन निकालें कि सम इज ऑड इंटरसेक्शन इट इज ऑड, यानी ऑल सम्स आर ऑड, यानी कि तो तब भी आपके पास उन्हीं यानी मैं आपसे इस तरह कहूँ कि अगर हम इसको मैं नहीं करती कि वाइट बोर्ड ले लेती हूँ आपके सामने, हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा है। मैम इसका पीछे आंसर 1/3 आ रहा है। अच्छा चलो, अच्छा अब आपने ये भी देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑड, अब ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 18/36 है। ठीक है, 18 ये समझ आ गई कैसे आई है ऑड की, क्योंकि जितने भी सम्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं सैंपल स्पेस में, उन सब में आधे आपके पास ऑड होंगे और आधे इवन। अच्छा, सैंपल स्पेस बनाने की ना आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। आपने ना ऐसे एक लाइन लगाई, एक इस तरफ से लाइन लगाई, आपने लिखा कि एक डाइस इस तरफ है, फर्स्ट डाइस, और ये आपके पास सेकंड डाइस है। अच्छा, एक डाइस की जो आउटकम्स है वो हम इस तरफ लिखते हैं 1 2, ठीक है, 3, ओहो 4, अच्छा नहीं लिखा गया, 5 और 6। इसी तरह से हम जब दूसरे की भी लिखेंगे तो इस तरह से दूसरे की भी यही आउटकम्स आएंगे। हमने ये किसकी सैंपल स्पेस बना रही है, सम की। ठीक है, सम की जब सैंपल स्पेस बनाएंगे, एक्चुअली वो बिल्कुल ना एक स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ये टेबल जो है स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे मैं ऐसे इसको क्लोज कर रही हूँ, शायद मुकम्मल तो ना करूँ, लेकिन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब इसकी सैंपल स्पेस भी कैसे आएगी, 1 2 3। अब आपने बनानी किसकी है, ऊपर लिखना है कि ये सैंपल स्पेस ऑफ सम। ठीक है, ये सम की है। अब सम के लिए आपने मुझे बताना है कि पहला आपके पास आउटकम क्या आया, इन दोनों को सम करके लिखेंगे 2, फिर क्या आया 2 और ये वाला 1 मिला के, यानी कि ये वाला 1 और ये वाला 2, जब इनको मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऐसे ही है ना, यहाँ पर 3 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आया, 4 आ गया, फिर काउंटिंग की आ गई ना, 4 के बाद, अच्छा नहीं 4 लिखा गया, 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह से आपके साथ सारे आ जाएंगे। और आखिर क्या आएगा इसमें रो में, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इस रो में देखो तो आपके पास कितना आंसर्स हैं इवन नंबर के, 6 रिजल्ट्स है ना। इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6, यानी 3 आपके पास रिजल्ट्स इवन में आए और 3 रिजल्ट्स आपके पास ऑड में आए। ठीक है, अगली रो जो है आपके पास, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपके पास 3 ऑड होंगे और 3 इवन होंगे। लेकिन पहला वाला क्या आएगा, 2 + 1 3 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 4। अब आपके पास इवन गया वाला 4 आएगा, यहाँ पे करके 6 आएगा और यहाँ पे करके लास्ट में 8 आएगा, 3 इवन। इसका मतलब पूरे 36 में आपके पास 18 जो है वो इवन होंगे और 18 जो है वो आपके पास ऑड होंगे। ठीक है, टोटल तो पता है ना 36 है, तो ये आपने यहाँ से इवन और ऑड की निकाल ली। अगर हमको कहें कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक है, वो ऑड की तो मैंने ऊपर लिख रही थी, कंप्लीट नहीं हुई, यहीं पे कंप्लीट कर लेती हूँ। 18/36 ये ऑड की प्रोबेबिलिटी निकली है। अब उसकी स्टेटमेंट में है कि सम में 7, अब 7 जो है, अगर हम इसमें हाईलाइट करें तो यहाँ पर डायगोनल में सारे 7 आएंगे, ऐसे करके कुछ। ठीक है, ऑब्वियसली लास्ट में यहाँ पे 6 होगा और ये वाला 1 मिलके यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया। ठीक है, हर इस तरह से यहाँ पर सारे 7 आ जाएंगे। ठीक, तो ये कितने 7 आएंगे आपके पास, ये अगर देखें तो आपके पास ये 6 × 7 आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये अलाइनमेंट खराब होगी इसकी। ठीक, तो ये आपके पास मैं एक लिख लेती हूँ रैंडम सा, ये 7, तो ये 6 टाइम्स है। अब आपकी स्टेटमेंट में है कि इट इज ऑड एंड सम में 7,
तो दोनों क्राइटेरिया पर भी यही वाले एलिमेंट्स जो कि मैंने एनक्लोज किए हुए डायगोनल में, ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इसलिए आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो है प्रोबेबिलिटी सम इज 7, इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, गिवन दैट इट इज ऑड। अब इसका फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो क्या फॉर्मूला है? इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, जी प्रोबेबिलिटी। मैम, पी एस इंटरसेक्शन ओ, हाँ नीचे आ जाएगा पी ओ, हाँ। अब प्रोबेबिलिटी मुझे ऑफ बताओ ओ। कि जो सम भी 7 हो और ऑड भी हो तो कितने केसेस होंगे? 6/36। यस मैम, 6/36। हाँ, और डिनोमिनेटर 18/36, तो 1/3 आ ही जाएगा ना। ठीक है, लॉजिकली क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल आपका अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा यही जो आपका इंटरसेक्शन है वही आपका ऐसा, वही आपका इंटरसेक्शन है, ऐसे ही है ना। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 7 निकालें इस पूरे की यहाँ पर, तो वो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 एस जो है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, वो भी क्या निकलेगा? 6/36। और इंटरसेक्शन भी क्या निकला? 6/36। इसलिए मैं कहती कि पूरा का पूरा ही इंटरसेक्शन में चला गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती कि इतना अच्छा सवाल नहीं है, लेकिन बहरहाल वैलिड सवाल है, गलत तो नहीं है। और आपको आंसर समझ आ गया ना इसका कि क्या आ रहा है? 1/3 बन जाता ना, ये 6/36 आ गया। और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आप लोग। इंटरसेक्शन का भी आंसर वही है जो कि एस का है, क्योंकि ये आपके दोनों क्राइटेरिया फिल कर रहा है। ये सम भी 7 है और ये एंड सम ऑड भी है। सम भी 7 है और सम ऑड भी है। तो जब दोनों क्राइटेरिया फिल कर रहा है तो फिर ये आपके पास जो एलिमेंट्स है ये 6 एलिमेंट्स है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे दिस इज 6/36। और 36 से कैंसिल हो गया, नीचे लिखेंगे 18/36, तो 36 इसका भी कैंसिल हो गया, तो 6/18 1/3 आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया डन। अब मैंने आपको यही कहना था कि हम एक काम और कर लेते हैं, मैं इसको यहीं पे अरेज करती हूँ। इंडिपेंडेंट थ्योरम्स, हाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये कि एक इवेंट के अकर करने से दूसरे इवेंट के अकरेंस पे कोई फर्क ना पड़े, दोनों के इवेंट्स एक दूसरे पे कोई इफेक्ट ना करें। और इंटरसेक्शन जो है वो हम इंडिपेंडेंट थ्योरम के लिए यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। और हम अगर स्टेटमेंट में देखें तो हमें एंड का वर्ड मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज बोथ ए एंड बी आर independent events. If both are independent, then this is obtained by simply multiplication of independent probabilities of both events, in probability of A into probability of B. लेकिन जब हम कहें कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी उसका जो थ्योरम है वो ये नहीं होगा, बल्कि हम लिखेंगे कि बी जो है वो ए पर डिपेंड कर रहा है या ए जो है वो बी पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट क्या हम इसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो यही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये तो सेम होगी, लेकिन इसका जो थ्योरम है वो इस तरह से आएगा कि एक इवेंट पहले कर गया, ठीक है, वो जो अगर कर गया वो दूसरे को इफेक्ट कर रहा है। अब इसका केस मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे अभी मैंने लिख लूँ पहले थ्योरम, फिर इसकी मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ लिखेंगे बी गिवन दैट ए, यानी ए अगर कर चुका है, बी पे उसका इफेक्ट आ रहा है। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आप देखें कि ये स्टेटमेंट बन रही है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही ऐसी स्टेटमेंट बन रही है। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उधर जाके डिवाइड कर दें तो वही बन जाएगा जो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है। अच्छा, अब देखें आपकी क्लास है, आपकी क्लास में सारी लड़कियां मौजूद है। मैंने इसमें से एक लड़की मनाल है, मनाल वहीद, उसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा ये जी इस क्लास में हमारी टीम में सेलेक्ट हो गई है। उसको मैंने साइड पे बिठा दिया। क्या दोबारा जब दो लड़कियां मैंने लेनी थी, दूसरी जो सेलेक्ट करने जा रही हूँ, क्या दोबारा मनाल सेलेक्ट हो सकती है? क्या मनाल दोबारा सेलेक्ट No.
नहीं हो सकती। इसका मतलब है पहला इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट कर रहा है। अगर मैंने उसको सेलेक्ट किया मनाल को और उसे कहा तुम अपनी चेयर पे बैठी रहो, तुम सेलेक्ट हो गई हो, अब मैं दोबारा आप सेलेक्ट करने जा रही हूँ। यानी मैंने कैसे सेलेक्ट किया, सबके रोल नंबर लिखे या नाम लिखे, मैंने एक बड़े से बॉक्स में डाले उन पर्चियों को और शफल किया और एक नाम निकाला, मैंने कहा दिस इज सिलेक्टेड, और उस पर्ची को वापस बॉक्स में डाल दिया, फिर दोबारा शफल किया और दूसरा सेलेक्ट करने लगी, और हो सकता है वो मनाल दोबारा निकल आई। अब मनाल पहली बार भी सिलेक्ट होगी और दूसरी बार भी सिलेक्ट होगी। इसका मतलब है कि दोनों बार जो मेरी सिलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट थी। पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी पहले की सिलेक्शन दूसरे की सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? आपके पास सामने 5 सूट पड़े हुए हैं, आपसे कहा एक सेट कर लो, आपने सेलेक्ट करके उसे साइड पर रख दिया, अब आपसे कहा दूसरा सेलेक्ट कर लो, तो पहला वाला सूट तो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने सेलेक्ट कराने के बाद उसको दोबारा वापस रखा और आपसे कहा एक बार दोबारा सेलेक्ट करो एक और, तो वही दोबारा सेलेक्ट हो जाए, इसका मतलब है कि उसके सेलेक्ट होने के चांस हैं। ठीक है, दोबारा भी उसके सेलेक्ट होने के चांस हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, अच्छा, अभी भी आपको अगर नहीं समझ आई तो हम इसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू करते हैं कि अगर आपके पास 5 सूट हैं तो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी एक सूट की 1/5 है। जब हमने उसको निकाल कर साइड पे कर दिया, अब अगला जो सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी अगले वाले की, क्योंकि हमने उसको साइड पे कर दिया। इसका मतलब है अगले वाले की प्रोबेबिलिटी पहले वाले की प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ सूट्स पहले से कम हो गए हैं। अब पहला वाला इवेंट दूसरे वाले को इफेक्ट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाली जैसी प्रोबेबिलिटी नहीं रही। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटीज दोनों की डिफरेंट हो जाए इसका मतलब है कि आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और अगर हमने उस चीज को वापस रख दिया और दोबारा सिलेक्शन की तो अब आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उसको दोबारा भी चूज किया जा सकता है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो आपने ये थ्योरम यूज करना है, डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो आपने ये थ्योरम यूज करना है। अगर आपके पास एक थैला है और एक बैग है, उसमें बॉल्स पड़े हुए हैं और आपसे कहा कि आप इसमें से एक बॉल चूज करो, आपने उसमें ब्लू और रेड और ब्लैक येलो 3-4 कलर के बॉल्स हैं, 20 बॉल है, आपने सेलेक्ट किया, रेड निकल आया, आप उसने उसको वापस रखा और दोबारा सेलेक्ट किया तो हो सकता है रेड दोबारा निकल आए। ठीक है, वही वाला बॉल दोबारा निकला है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अगर हमने उस बॉल को साइड पे रख दिया तो इसका मतलब है कि अब वो वाला बॉल दोबारा सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। कल इंशाल्लाह इनसे आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। मैम इससे प्रीवियस लेक्चर इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा।